बात है 18 जून 1576 की, जब बार बार अकबर यह संदेश भेजता है महाराणा प्रताप को कि आप मेरी अधिराजी स्वीकार कर लीजिए, और महाराणा प्रताप उसके सारे प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं। तो 18 जून 1576 को गुस्से में आकर अकबर ने अपनी शाही सेना भेज दी मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए, यानी महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। और उसी 18 जून 1576 को एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध या खमनौर का युद्ध। अबुल फजल ने अपनी किताब में इसी हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। तो कोई आपसे हल्दी घाटी का युद्ध पूछे या खमनौर का युद्ध पूछे, आप एक ही बात बताएंगे, जो हुआ था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध तो हुआ था 18 जून 1576 को, लेकिन इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी 1572 में ही। 1572 में हुआ क्या था? 1572 में मैं आपको हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझाता हूं। 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली। यानी कि 1572 में उदय सिंह का बेटा जो महान योद्धा था, महाराणा प्रताप नाम है, और इस महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी को संभाली। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी को संभालते हैं, उस समय पूरे राजस्थान की सारी राजपूत रियासतें अकबर के सामने घुटने टेक चुकी थीं। बहुत सारे राजपूतों ने अपनी बेटियों तक की शादी अकबर से करा दी थी, और बहुत सारे राजपूतों ने मित्रवत अधिराजी स्वीकार कर ली थी अकबर की, यानी अकबर के अंडर में आ गए थे, अकबर के नियंत्रण में आ गए थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही महाराणा प्रताप थे जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, यानी कि मेवाड़ के शासक ने अकबर के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया, अकबर की अधिराजी स्वीकार करने से मना कर दिया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ कि सारे के सारे राजपूत घुटने टेक दिए थे अकबर के सामने? तो मैं कहूंगा कि अकबर बहुत चालाक था। ऐसा मत सोचिए आप कि राजपूतों ने घुटने टेक दिए अकबर के सामने तो उनकी स्थिति गुलामों जैसी होगी, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। राजपूत भले अकबर के अंडर में आ गए, लेकिन अकबर ने कभी उन्हें अपमानित नहीं किया। जितनी भी राजपूत रियासतें थीं, या जिसने भी अपनी लड़की की शादी अकबर से कराई, या जो भी युद्ध में हारा, चाहे अकबर की अधिराजी स्वीकार किया, अकबर ने कभी उसे अपमानित नहीं किया। अकबर ने अपमानित नहीं किया, और साथ में बहुत ऊंचा ऊंचा मनसब दिया, यानी बहुत अच्छा अच्छा पद दिया था राजपूतों को। और यही अकबर की चालाकी थी कि अकबर ने किसी राजपूत राजा का अपमानित नहीं किया और बहुत अच्छा पद दिया। इसीलिए सारे के सारे राजपूत राजा आकर के आराम से अकबर के पास रहते थे। यानी और जो राजा अपने यहाँ शासन करते थे, अकबर के कंट्रोल में आकर के शासन करते थे, उनको भी अकबर पूरी स्वायत्तता देता था। यानी स्थिति कुछ ऐसी थी कि केवल और केवल नाम अकबर का है कि ठीक है, अकबर पूरी तरह से आप पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन पूरी तरह शासन उनके हाथ में था, एकदम मस्त जीवन चल रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप इस पर भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम इन मलेच्छों को, मलेच्छ शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हम इन मलेच्छों की अधिराजी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और जो राजपूत राजा अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया, हम उसका पूर्ण बहिष्कार भी करेंगे। तो इसीलिए आप देखिए, मैंने यहां पर लिखा कि 1572 में ज्यादातर 1572 तक आते आते ज्यादातर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिर्फ और सिर्फ इस मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने अपना प्रतिरोध जारी रखा। जब प्रतिरोध जारी रखा तो अकबर ने इन्हें मनाने की कोशिश की। और अकबर ने बारी बारी से 3 व्यक्तियों को भेजा। किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। अकबर ने बारी बारी से 3 आदमियों को भेजा। पहला व्यक्ति था मान सिंह, दूसरे थे भगवंत दास, और तीसरे थे तोड़लमल। तीनों ने महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश की कि आप मान जाइए और अकबर की अधिराजी स्वीकार कर लीजिए। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान इतना बड़ा था, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं स्वीकार करूंगा अधिराजी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया राणा के जीवन में, जब राणा ये तीनों लोग समझा रहे थे तो राणा के मन में एक बार ऐसा प्रश्न आया कि ठीक है, कर लेता हूं, कुछ कर लेता हूं जुगाड़। तो महाराणा प्रताप ने अकबर का दिया हुआ शाही वस्त्र भी धारण किया, और धारण करने के बाद बोला कि हाँ, हम इस तरह की कुछ बातें कर लेते हैं। और राणा प्रताप ने कहा कि मैं अपने लड़के अमर सिंह को भेज देता हूं, वो अकबर के सामने जाकर के उनसे बातचीत कर लेगा। लेकिन अकबर की यह जिद थी कि महाराणा प्रताप स्वयं आकर के मेरे सामने सर झुकाएं या मेरा सिजदा करें। जब महाराणा प्रताप से यह बात कही गई कि नहीं, बादशाह सलामत तो यह चाहते हैं कि महाराणा प्रताप स्वयं आए और स्वयं आकर के मेरे सामने सर झुकाएं, उसके बाद तो महाराणा प्रताप गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर यही बात है
तब तो मैं निश्चित नहीं जाऊंगा। अब तक तो मैं कुछ सोच भी रहा था कि हाँ ठीक है, बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मेवाड़ बहुत छोटा सा इलाका, आप देखें कि राजस्थान का जो इलाका मेवाड़ है ये बहुत छोटा सा इलाका है। और अकबर उस समय साम्राज्य का प्रसार पूरे बंगाल, बिहार से लेकर के मध्य भारत तक पूरा कर चुका है। तो अकबर तो एशिया की सुपर पावर है और महाराणा प्रताप तो एक छोटे से राज्य मेवाड़ के शासक हैं। तो महाराणा प्रताप समझौते के लिए तैयार थे, लेकिन इस बात के लिए नहीं तैयार थे कि अकबर जो इनसे ये बात बोला कि आप खुद आकर के दरबार में मेरा सिजदा करिए। तो महाराणा प्रताप ने पूरी तरह से मना कर दिया। और जब पूरी तरह से मना कर दिया और अकबर को यह बात बहुत बुरी लगी कि मैं एशिया का सुपर पावर, मैं दिल्ली का बादशाह और एक मेवाड़ का छोटा सा शासक मुझसे ऐसे बातें कर रहा है कि मैं उसके सामने सिजदा नहीं करूंगा। अब ये लड़ाई पूरी तरह से, मैं पिछले वीडियो जैसे आप बताया था कि रास्ते के लिए नहीं थी, ये पूरी तरह से अब रास्ते के लिए केंद्रित नहीं हुई। अब ये लड़ाई पूरी तरह केंद्रित हो गई स्वाभिमान पर। यानी अकबर का अलग जिद कि अकबर कह रहा है कि मेरे दरबार में आकर के सर झुकाओ, और महाराणा प्रताप की अलग जिद कि मैं नहीं जाऊंगा, भले अपने बेटे को भेज दूंगा, किसी और को भेज दूंगा। अब इस पर जब बात नहीं बनती है तो अब ये 18 जून 1576 को शाही सेना बढ़ती है किसकी तरफ? मेवाड़ की तरफ आक्रमण करने के लिए। और 18 जून को युद्ध होता है। लेकिन होता क्या युद्ध से पहले महाराणा प्रताप इस बात को भांप चुके थे कि जरूर ये अकबर शाही सेना को भेजेगा मुझसे युद्ध लड़ने के लिए। और जब ये महाराणा प्रताप पहले से इस बात को भांप चुके थे तो उन्होंने किया क्या कि उस राजस्थान में, इस इलाके में आप जाएंगे ना, मेवाड़ के अगर इलाके की देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के बीच में छोटी छोटी जगह है जहां पर दर्रे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी मैदानी भाग में इनकी चीजें थी, महाराणा प्रताप की जितनी मैदानी भाग के लोग थे, जितने भी जनता थी या जितने सैनिक मैदानी भाग में थे, सबको इन्होंने आदेश दिया महाराणा प्रताप ने कि आप सभी कहां चलिए, पहाड़ियों में जाकर के छिप जाइए। किसके पास? भीलों के पास। भील उसी पहाड़ियों में रहते थे, एक आदिवासी जनजाति थी और महाराणा प्रताप की भीलों से बहुत अच्छी जमती थी। तो इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो मैदानी भाग था, आप देखें राजस्थान का, ये मेवाड़ वाले हिस्से का जितना मैदानी भाग था, सभी लोग शिफ्ट हो गए किधर? पहाड़ियों की तरफ। और सभी पहाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो गए और महाराणा प्रताप ने क्या किया कि मैदानी भाग में जितनी भी फसलें थी, जितने भी चीजें थी, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वहां पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये जो आदमी थे सब तो पहाड़ियों में चले गए, लेकिन यहां पर सारी की सारी खेती, सारे के सारे पेड़ पौधे, सब कुछ नष्ट कर दिया। पूरा चित्तौड़ का इलाका, पूरी तरह से मेवाड़ का इलाका नीचे का बर्बाद कर दिया पहाड़ियों को छोड़ करके। आप पूछेंगे महाराणा प्रताप ने अपना इलाका क्यों बर्बाद किया? तो मैं कहूंगा कि वो ये बात जानते थे कि मुगल आएंगे तो मुगलों के साथ हाथी और घोड़े भी आएंगे, बहुत सारे सैनिक आएंगे। तो अगर ये मैं सारे के सारे यहां से चारा खत्म कर दूं, सारी की सारी फसलें नष्ट कर दूं, तो घोड़ों को चारा ही नहीं मिलेगा, हाथियों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, सैनिकों को कुछ मिलेगा नहीं। और सैनिक अगर आएंगे तो मैदानी भाग से जब लोग यहां से चले गए रहेंगे, पहाड़ियों में चले गए रहेंगे, तो सैनिक किसी को लूट भी नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के उनको रसद ही नहीं मिलेगी, खाने पीने की सामग्री ही नहीं मिलेगी, तो आधी सेना तो वैसे ही टूट जाएगी। और दूसरी चीज इन्होंने क्या किया महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले कि सारे दर्रों को ब्लॉक कर दिया। जितने भी रास्ते आते थे मेवाड़ की तरफ, दिल्ली से आगरा से मेवाड़ की तरफ जितने भी रास्ते आते थे, इन्होंने सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया महाराणा प्रताप ने। और सारे रास्तों को ब्लॉक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता खुला था, जिसको हम कहते हैं हल्दी घाटी का रास्ता। हल्दी घाटी का मतलब दो पहाड़ों के बीच का एक सकरा रास्ता। तो दो पहाड़ ऐसे खड़े थे और दो पहाड़ों के बीच का एक सकरा रास्ता था जो इनकी राजधानी कुंभलगढ़ की तरफ जाता था। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ बनाई थी। इनके पिता जो थे उदय सिंह, इन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर बनाई थी, लेकिन महाराणा प्रताप आने के बाद अपनी राजधानी कुंभलगढ़ बना चुके थे। उसी रास्ते में गोलकुंडा भी पड़ता था। तो हल्दी घाटी का जो रास्ता था जो इनकी राजधानी की तरफ आता था, सिर्फ उस रास्ते को छोड़ करके इन्होंने सारे रास्तों को किला बंद कर दिया ताकि और कहीं से मुगल प्रवेश न कर पाए। इसके पीछे योजना यह थी कि मुगलों की सेना, इनको अंदाजा था कि बहुत बड़ी सेना आएगी, और जब बहुत बड़ी सेना आएगी तो अगर हम उस सेना से मैदान में लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सेना चारों तरफ से हमको घेर लेगी। आप देखिए, अगर मैदानी इलाके में आप किसी सेना से लड़ें, अगर आपके पास छोटी सेना है, मान लीजिए महाराणा प्रताप की सेना छोटी रहेगी, इन्होंने कहा अगर मैं मैदानी इलाके में लड़ूंगा तो मुगलों की बड़ी सेना तो हमें चारों तरफ से घेर लेगी, ऐसे ऐसे मुगलों की सेना अगर चारों तरफ से घेर लेगी तब तो हम फंस जाएंगे। तो इन्होंने क्या योजना बनाया कि मुगलों को ऐसे रास्ते से बुलाओ जो रास्ता बहुत सकरा हो। तो जब मुगल कितनी भी बड़ी सेना रहे, अगर ये बड़ी सेना रहेगी, अगर रास्ता सकरा होगा तो ऐसे ही ना आएगी, यानी ऐसे सीधे आएगी। और जब ये बड़ी
बड़ी सेना सीधे आएगी तो मान लो ये बड़ी सेना पूरा पीछे तक ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है। अब इन्होंने सोचा कि जब वो संकरे रास्ते से घुसने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी छोटी सेना को सीधे भिड़ जाएंगे और काटते हुए चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। तो हल्दी घाटी युद्ध बहुत योजनाबद्ध तरीके से लड़ा गया था महाराणा प्रताप के द्वारा। तो आप देखेंगे किस तरह से कि इन्होंने सिर्फ हल्दी घाटी का रास्ता छोड़ा ताकि हम इस सकरे रास्ते में उस सेना को चीरते हुए आगे निकलेंगे। तो हल्दी घाटी युद्ध को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको ऐसे समझिए कि ये युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में, और अकबर इस युद्ध में नहीं आया था। आप इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि इस युद्ध को लड़ने अकबर नहीं आया था, उसने भेजा था मानसिंह को। किसको भेजा था? मानसिंह को, यानी अकबर का सेनापति था मानसिंह। और मानसिंह के साथ आया था अकबर का एक बेटा जिसका नाम था जहांगीर, जो आगे चल करके राजा भी बनता है। तो मानसिंह के साथ आया जहांगीर, और जहांगीर के साथ आई शाही सेना। कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि सेना 80,000 थी, कोई कहता है सेना 1.5 लाख थी, कोई कहता है सेना 40,000 थी। लेकिन सतीश चंद्रा जी की किताब जो यूपीएससी के लिए मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, उसमें लिखा था कि अकबर की सेना 5,000 की थी जो मानसिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। इधर आप देखें तो महाराणा प्रताप की सेना थी, और महाराणा प्रताप की सेना के साथ एक हकीम खां सूर जो एक अफगान शासक था, एक मुस्लिम शासक था, हकीम खां सूर की सेना थी, प्लस साथ में महाराणा प्रताप के साथ एक भील की सेना थी। भील कौन होते थे? भील वहां की जनजातियां थी, जो पहाड़ों में रहती थी, जो महाराणा प्रताप के लोगों को शरण दिए हुई थी, महाराणा प्रताप को जगह दी हुई थी पहाड़ियों में किस तरह से रहना है। तो सारे लोग मैदानी भागों से पहाड़ियों भागों में चले गए थे, और ये जो सेना हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने आई महाराणा प्रताप की तरफ से, उसमें एक तो महाराणा प्रताप उनकी सेना, दूसरे हकीम खां सूर की सेना, और तीसरा भीलों की सेना थी। तो आप हल्दी घाटी के युद्ध को इस तरह से मत देखिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। नहीं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। आप पूछे क्यों हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी? क्योंकि देखो महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहा है? हकीम खां सूर। ये क्या है? एक मुसलमान है। आप कहेंगे कि इधर बताइए, तो इधर देखिए कि अकबर की सेना का सेनापति कौन है? मानसिंह। मानसिंह तो राजपूत है, मानसिंह तो हिंदू है। यानी कि एक मुस्लिम शासक के लिए कौन लड़ रहा है? एक हिंदू लड़ रहा है महाराणा प्रताप से। और महाराणा प्रताप यानी एक हिंदू राजा के लिए कौन लड़ रहा है? एक मुस्लिम लड़ रहा है। किससे? हिंदू से। तो ये लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, और ये लड़ाई कोई देसी विदेशी की भी लड़ाई नहीं थी। ऐसा भी मत सोचिए कि महाराणा प्रताप देसी आदमी थे, अकबर विदेशी था इसलिए लड़ाई हुई। नहीं, देखिए ये हकीम खां सूर भी तो अफगानी है, इसको भी तो आप विदेशी कह देंगे। ये भील हैं, भील। आप देखिए एक ये महाराणा प्रताप तथाकथित रूप से राजपूत उच्च जातियां जब जो कही जाती थी राजपूत उच्च जाति है, तो ये राजपूत, और ये कौन है? भील यानी सबसे छोटी जाति, सबसे छोटी जनजातियों को सबसे छोटा कहते थे ना उस समय। तो सबसे छोटे लोग मिलकर के सबसे बड़े लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे हैं। तो ऐसा मत कहिए कि ये कोई देसी विदेशी की लड़ाई थी, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। ये सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई थी। अकबर का अलग स्वाभिमान था, अकबर का ईगो हर्ट हुआ था, और महाराणा प्रताप का अलग स्वाभिमान था कि हम नहीं स्वीकार करेंगे अधिराजी, हम नहीं जाएंगे मुगल दरबार में सिजदा करने। तो ये लड़ाई जो हुई, आप देखिए कि महाराणा प्रताप, हकीम खां सूर और ये भीलों की सेना एक तरफ, मानसिंह, जहांगीर और पूरी शाही सेना जो 5,000 की शाही सेना थी वो एक तरफ। महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसकी जो अमाउंट बताया गया वो 3,000 सैनिकों का बताया गया है, उसी किताब में बताया गया, सतीश चंद्रा वाली किताब में। तो 3,000 महाराणा प्रताप के सैनिक और 5,000 अकबर के सैनिक इस हल्दी घाटी की एक सकरी घाटी में जाकर के आपस में लड़ जाते हैं। और लड़ने के बाद होता क्या है, इस बात को समझिए आप कि जो महाराणा प्रताप थे ना, बहुत बलशाली थे, बहुत पराक्रमी थे, स्वाभिमानी थे ही थे, और साथ में इनका जो सारा साजो सामान था, जो अस्त्र शस्त्र से लेकर के बख्तर बंद पहनते थे। आप लोग, कई लोग कहते हैं कि 72 किलो का था, 1.5 कुंटल का था, 5 कुंटल का था, कोई कहता है भाला 80 किलो का था। ऐसा मत करिए। ये जो आप देखेंगे कि जो सिटी पैलेस का म्यूजियम है, जहां पर राणा प्रताप के सारे अस्त्र शस्त्र राजस्थान में रखे गए हैं, उस म्यूजियम में आप जाकर के देखेंगे तो उसके ऊपर एक पट्टिका लगी हुई है, और पट्टिका में वहां के जो संरक्षक हैं उन्होंने बकायदा ये बयान भी दिया है, आप जाकर के न्यूज़ चैनलों पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप का जो सारा सामान हमने इकट्ठा किया है, यानी बख्तरबंद पहनने से लेकर के भाला से लेकर के तलवार तक, सारा टोटल कंबाइंड वजन मिलाकर के कितना था? 35 किलो था। उसी में भाला भी है, उसी में तलवार भी है, उसी में जो बख्तर पहनते थे वो भी है। आप सोचो यार कि महाराणा प्रताप की हाइट 5 फीट 7 इंच की थी, कितना वजन रहा होगा महाराणा प्रताप का। और अगर वो 80 किलो का भाला ले लेंगे, 72 किलो का बख्तरबंद पहन लेंगे, तो 1.5-2 कुंटल खुदे आदमी के ऊपर वजन हो जाकर कैसे लड़ेगा वो? तो ऐसा नहीं था कि महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला लेकर चलते थे, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी आप देखिए, किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा के मत बताइए कि उसका मजाक बनने लगे बाद में, कि तलवार निकाला तुरंत बिजली चमकने लगी, सागर में से लहरें बड़ी बड़ी उठने लगी। ऐसा मत करिए। कोई भी बात साइंटिफिकली बात करिए कि कैसे युद्ध हुआ, किस तरह से युद्ध हुआ, खासकर तब जब आप किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी
कर रहे हैं, जहां पर आपको फैक्ट के साथ बहुत अच्छे से पेश होना है। आप ये सब कहीं लिख मत देना। ठीक है, किसी को भड़काना हो तो बोल दीजिए 80 किलो का भाला था इनका, ये था वो था, लेकिन कभी भी आप साइंटिफिक बात करिए, वैज्ञानिक बात करिए, अवैज्ञानिक बात मत करिए। ये जहां पर महाराणा प्रताप, ये जो मैं बता रहा हूं 35 किलो, ये महाराणा प्रताप सिटी पैलेस म्यूजियम में जहां पर उनका साजो सामान सारा रखा गया है, उसकी पट्टिका पर लिखा हुआ है। आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़ चैनलों पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो अब हुआ क्या कि जैसे ही ये सेना भिड़ी इस 3000 की फौज के साथ, ये अकबर की मानसिंह और जहांगीर की शाही सेना 5000 की फौज जब भिड़ी, तो भिड़ने के बाद हुआ क्या कि थोड़ी देर के लिए तो अकबर की जो सेना थी, जो मानसिंह के नेतृत्व में लड़ रही थी, थोड़ी देर के लिए तो पछाड़ खाने लगे। लेकिन जब मुगलों की तरफ से और कुछ अमाउंट में और सैनिक भेजे गए, नई कुमुक भेजी गई और यह अफवाह उड़ाया गया कि बादशाह अकबर अब स्वयं लड़ने आए हैं। तो जैसे ही उनको लगा कि बादशाह अकबर स्वयं लड़ने आए हैं, सारे फिर से उठकर खड़े हुए और तेजी से लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते हुआ क्या कि ये 7 घंटे मात्र लड़ाई चली। 7 घंटे की लड़ाई में महाराणा प्रताप चारों तरफ से किससे घिर गए? मुगलों की सेना से घिर गए, यानी शाही सेना से घिर गए। जब महाराणा प्रताप शाही सेना से घिर गए तो ये जो भीलों का एक सरदार था, भीलों के सरदार ने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए महाराणा प्रताप का मुकुट उतार करके स्वयं पहन लेता है और महाराणा प्रताप से वहां से निकल जाने की सलाह देता है। तो आप देखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप चारों तरफ से घिरे तो किसी तरह से वहां पर अपना भेष बदल करके महाराणा प्रताप एक सैनिक का भेष धारण करके, एक भील का भेष धारण करके क्या हुआ, वहां से निकल गए और भील ने इनका भेष धारण करके लड़ाई लड़ी और वहां से निकल करके फिर से जाकर के पहाड़ियों में छिप गए। और जब महाराणा प्रताप वहां से निकल करके पहाड़ियों में छिप गए तो छिपने के बाद ये शाही सेना आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया अकबर की सेना ने। अकबर की सेना ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया और गोलकुंडा पर अधिकार करने के बाद वहां शुरू होती है शाही सेना की दुर्दशा। आप कहेंगे दुर्दशा कैसे हो गई? जो सैनिक युद्ध जीत चुके हैं, हल्दी घाटी का एक तरह से आप देखिए कि युद्ध में आप अगर मोटा देखें, अभी हम इस विवाद पर भी बात करेंगे कि युद्ध जीता कौन, असल में जीता कौन युद्ध, लेकिन मोटा अगर आप देखें तो जो अभी लड़ाई हो रही है यहाँ पर, जो 7 घंटे की लड़ाई रही, वो किसके पक्ष में आ गई? मुगलों के पक्ष में आ गई। वो मुगलों के पक्ष में आ गई। तभी ये बढ़ करके क्या किया, इन्होंने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा पर इन्होंने अधिकार तो कर लिया, लेकिन गोलकुंडा में जाकर के इन्हें मिला कुछ नहीं। ये सैनिक जब गोलकुंडा गए तो वहां कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले ही लेकर के महाराणा प्रताप पहाड़ियों में शिफ्ट हो चुके थे। पूरा मैदान खाली था, पूरा इलाका खाली कर चुके थे, तो वहां इनको कुछ नहीं मिला। तो सिस्टम ये बना शाही सेना का कि इनके घोड़ों को तो एक तो चारा नहीं मिल रहा था, वहां पर गोलकुंडा में इनके घोड़ों को चारा नहीं मिल पा रहा, सब कुछ बर्बाद कर दिया था महाराणा प्रताप ने पहले ही एक स्ट्रेटेजी के तहत। तो घोड़ों को चारा नहीं मिल रहा था, ऊंटों को चारा नहीं मिल रहा था, हाथियों को चारा नहीं मिल रहा था, इस सेना को खाने में कुछ नहीं मिल रहा था। और लेकिन अकबर की ये जिद थी कि जब भी आना है सेना को, महाराणा प्रताप को लेकर के आना है, महाराणा प्रताप को पकड़ करके मेरे सामने लाओ। क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध का उद्देश्य किला जीतना था ही नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध का अकबर का जो उद्देश्य था, सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप को पकड़ना था, महाराणा प्रताप को परास्त करना था। लेकिन महाराणा प्रताप तो वहां से निकल गए। तो आप देखिए कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी की जो वहां पर प्रॉपर लड़ाई 7 घंटे की हुई, वो तो ठीक है मुगलों के पक्ष में हुई, लेकिन जो उद्देश्य था मुगल सेना का उस लड़ाई को लड़ने का, यानी कि महाराणा प्रताप को पकड़ने का उद्देश्य था, वो नहीं पूरा हो पाया मुगल सेना का। शाही सेना वो उस उद्देश्य में पीछे रह गई, और उस उद्देश्य में जब पीछे रह गई तो आप देखेंगे कि जो महाराणा प्रताप थे वो जाकर के उन्हीं पहाड़ियों में छिप गए, और पहाड़ियों में छिपने के बाद वहां से इन्होंने क्या किया, छापा मार युद्ध करना शुरू किया। यानी हल्दी घाटी की लड़ाई तो होकर के वहां 7 घंटे में खत्म हुई, लेकिन वो जो प्रतिरोध था, जो महाराणा प्रताप का प्रतिरोध था, जो ये जारी रहा। महाराणा प्रताप हारे नहीं, टूटे नहीं, अंदर से प्रतिरोध पूरी तरह से जारी रहा महाराणा प्रताप का। और जब प्रतिरोध जारी रहा तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, महाराणा प्रताप ने छापा मार युद्ध करना शुरू कर दिया। कैसे करना शुरू कर दिया? ये जो गोलकुंडा वाले किले में इनकी सेना जाकर के शाही सेना ठहरी थी, इनके पास खाने को तो कुछ था नहीं। अकबर का पूरा दबाव था कि वापस तभी आना है जब महाराणा प्रताप को पकड़ लो। तो ये क्या करते, सोचते थे बेचारे कि गोलकुंडा के किले से बाहर निकलें और बाहर निकल करके ऊपर पहाड़ियों में जाएं, जंगलों में जाएं, कुछ तो तोड़ करके लाएं, कुछ तो खाने का जुगाड़ करें। और जैसे ही ये कुंभलगढ़ किले से निकल करके जाते थे पहाड़ियों में, ये गोलकुंडा, कुंभलगढ़ सॉरी बोल दिया, गोलकुंडा
जैसे ये गोलकुंडा में निकल करके जाते थे, होता क्या था, छापामार युद्ध हो जाता था और महाराणा प्रताप आकर के इनको पीट देते थे, बढ़िया से आकर के पीट के बराबर कर देते थे। तो वहाँ से लगातार आप देखेंगे हल्दी घाटी से आगे बढ़ने के बाद लगातार छापामार युद्ध होता रहा। और जब अकबर को ये बात पता चली कि वहाँ पर मेरे शाही सेना की दुर्दशा हो रही है, तो अकबर ने सेना को वापस बुला लिया। और वापस बुलाने के बाद महाराणा प्रताप ने, जब अकबर जाकर के ये भारत के पूर्वी हिस्से में व्यस्त हुआ, जब पंजाब में विद्रोह हुआ, तो अकबर का ध्यान जब राजस्थान से हटा, तो महाराणा प्रताप ने 1585 में पुनः क्या किया, अपने बहुत सारे इलाकों को वापस ले लिया। और बहुत सारे इलाकों को वापस ले लिया। हालांकि वो पूरी तरह से चित्तौड़ वगैरह को नहीं वापस ले पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनको उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। मेवाड़ वगैरह सब कुछ वापस ले लिया, बस मान लीजिए चित्तौड़ को वापस नहीं ले पाए, लेकिन सब कुछ इन्होंने वापस ले लिया। और वापस लिया और अंत में 51 वर्ष की उम्र थी महाराणा प्रताप की, और एक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, एक धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाते हुए इनको धनुष से ही चोट लगी और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो आप इस चीज़ को बेहद आराम से नोट कर लीजिए कि हल्दी घाटी की लड़ाई में ये तो मुगलों के पक्ष में रही, ये लड़ाई मुगलों के पक्ष में रही, लेकिन जिस उद्देश्य से लड़ाई लड़ी गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, यानी कि राणा को पकड़ नहीं पाए थे मुगल, और राणा को मुगल पकड़ नहीं पाए। और अंत में महाराणा प्रताप ने 1585 में, यानी 76 से लगातार अभियान जारी रहा, और 1585 आते आते इन्होंने राज्य पर अपने कब्जा कर लिया। अब देखिए कि हल्दी घाटी का विवाद क्या चल रहा है। हल्दी घाटी का जो ताज़ा विवाद सामने आया है, उसमें ये सामने आए, बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी उस लड़ाई में, अकबर की विजय नहीं हुई थी। अकबर की विजय नहीं हुई थी, महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो आइए समझते हैं कि विजय होना और न होना किन बातों पर निर्भर करता है। आप देखिए, विजय, किसी युद्ध में विजय हुई कि नहीं हुई, यह इस बात से निर्भर होता है, पहले चीज़ पता करो कि राजा की मौत हुई कि नहीं हुई। तो अगर राजा की मौत नहीं हुई तो आप विजय कैसे कह सकते हैं? तो राजा की मौत तो हुई नहीं उस युद्ध में। दूसरी चीज, राजा ने समर्पण किया कि नहीं किया, जिससे युद्ध हो रहा था उस राजा ने समर्पण किया कि नहीं किया? तो महाराणा प्रताप ने समर्पण भी नहीं किया, वो तो निकल करके चले गए पहाड़ियों में और पहाड़ियों से छापा मार युद्ध शुरू कर दिया। और तीसरी चीज यह पूछा जाता है कि राज्य पर अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, तो राज्य पर भी अधिकार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ, हम कैसे इस बात को कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर कोई शासक नियुक्त नहीं किया गया। अकबर, आप बाद में देखेंगे कि अकबर ने बहुत सारे जगहों पर गवर्नर नियुक्त किए, जहां जहां जीता था, जैसे अजमेर, मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई भी राज्य अकबर ने अगर जीता तो उस पर उन्होंने गवर्नर नियुक्त किए, शासक नियुक्त किया। लेकिन इस मेवाड़ पर कभी भी मुगल कोई शासक नहीं नियुक्त हुआ, कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है कोई मेवाड़ पर शासक नियुक्त हुआ। तो आप देखिए कि शासक कोई नियुक्त नहीं हुआ। और यह बात कहते हैं इतिहासकार डॉक्टर मोहन श्रीमाली। डॉक्टर मोहन श्रीमाली ने साफ कहा कि कभी भी मेवाड़ पर अकबर का कोई प्रशासक नियुक्त नहीं हो पाया। तो महाराणा प्रताप की मौत हुई नहीं, राजा का समर्पण हुआ नहीं, महाराणा प्रताप का समर्पण नहीं हुआ, राज्य पर अधिकार हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई शासक नियुक्त नहीं हुआ। अधिकार होता राज्य पर, मेवाड़ पर, तो अकबर कोई शासक नियुक्त करता वहां ना, बिना शासक के तो राज्य चलता नहीं अकबर का। तो कोई शासक भी वहां नियुक्त नहीं हुआ, डॉक्टर मोहन श्रीमाली बता ही रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि उस युद्ध का जो परिणाम था, भले ये पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप हार गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, बल्कि अकबर की सेना हार गई थी। और इसकी पुष्टि डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है इस युद्ध पर। उन्होंने राजस्व के आंकड़ों से पुष्टि करने की कोशिश की है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के, यानी 1576 के बाद के बहुत सारे ऐसे उन्होंने ताम्रपत्र ढूंढे हैं, उसी इलाके से ढूंढे, मेवाड़ से, कि जहां पर यह पता चला है कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने किसानों को जमीन पट्टे पर दिया है। यानी वहां पर जमीन का पूरा लेखा जोखा कौन तय कर रहा है? महाराणा प्रताप तय कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बात भी कही कि एक हारा हुआ राजा कैसे पट्टा दे सकता है जमीन का, एक हारा हुआ राजा किस तरह से जमीन का आवंटन कर सकता है किसानों में। तो यहां से भी कुछ पुष्टि हुई, क्योंकि 5-6 ताम्रलेख उनको मिले जिस पर क्या हुआ था, महाराणा प्रताप के मुहर वगैरह थी, उस पर महाराणा प्रताप के द्वारा लिखे गए लेख थे, महाराणा प्रताप के द्वारा प्रमाणित की गई चीजें थी उस पर। तो आप देखेंगे कि हुआ क्या कि राजस्व आंकड़े से भी ये क्या किया गया, पुष्ट करने की कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप की विजय हुई है।
और एक माखनलाल नाम के इतिहासकार हैं, माखनलाल नाम के इतिहासकार ने यह कहा कि राणा की सेना हारी थी इस हल्दी घाटी के युद्ध में, महाराणा प्रताप नहीं हारे थे। इस बात को आप देख भी सकते हैं कि ठीक है, सेना हारी, गोलकुंडा पर अधिकार हुआ शाही सेना का, यानी मुगलों की सेना का, लेकिन महाराणा प्रताप कहाँ हारे हैं, क्योंकि पहाड़ियों से छिप करके लगातार छापामार युद्ध जारी रहा। और छापामार युद्ध जारी करने के बाद इन्होंने क्या किया, 1585 में पुनः राज्य पर कब्जा भी कर लिया। तो जब लगातार यहाँ से छापामार युद्ध जारी रहा तो क्या हुआ, यहाँ पर 1585 में पुनः राणा प्रताप ने कब्जा कर लिया। तो जब कब्जा कर लिया तो आप कैसे कह सकते हैं कि अकबर की सेना जीत गई थी। तो कुल मिलाकर के आप किसी निर्णय पर मत पहुंचिए कौन जीता था कौन हारा था। जब आपसे ये पूछे कि हल्दी घाटी की लड़ाई कौन जीता, तो अभी तक तो ये फैक्ट चल रहा है कि ठीक है अकबर जीत गया। तो आप कहीं ऑप्शन में आए, टिक करने के लिए आए, तो एकदम नाच गा करके टिक कर दीजिए कि हाँ अकबर जीत गया था, अकबर की सेना जीत गई थी। लेकिन कभी भी लिखने के लिए आए, कभी भी मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आए, तो तुरंत किसी निर्णय पर बिना पहुंचे इन सारे वृत्तांतों का वर्णन करिए और साथ के साथ यह भी बताइए कि कौन कौन से इतिहासकार ने क्या क्या खोजें की हैं और किस तरह से पुष्टि करने की कोशिश की है कि ये अकबर न जीत करके ये युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता। तो कभी भी किसी निष्कर्ष पर न पहुंच जाइए तुरंत के तुरंत कि महाराणा प्रताप जीता कि अकबर जीता। पूरे वृत्तांत को समझिए और समझने के बाद, क्योंकि इतिहास ऐसा नहीं है कोई कि आज हम लिख रहे हैं या कोई सीसीटीवी फुटेज उसका है कि हम देख लें कौन जीता कौन हारा। बहुत सारे तथ्यों से, बहुत सारे आंकड़ों से हमें पता चलता है कौन जीता कौन हारा। तो इस तरह से बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी मिलते हैं जिनको देख करके आप कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना नहीं जीती बल्कि महाराणा प्रताप की सेना जीती। और बहुत सारे फैक्ट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना जीत गई। तो अभी तक जो टिक लगाने के लिए अगर क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल नाच गा करके टिक लगाइए। अभी सरकार ने, अभी 2021 की बात है, अभी हमें लगता है 1 आध महीने पहले की बात है, ये विवाद उठा तो जो सर्वेक्षण विभाग की टीम वगैरह हैं इस काम में लगी हुई हैं, रिसर्च में लगी हुई हैं कि किस तरह से देखा जाए कि इस युद्ध को कौन जीता था। तो अभी जो रिसर्च में अगर कुछ नया आंकड़ा निकल करके सामने आता है और सरकार सिलेबस में बदलाव करती है तो उसको आगे पढ़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मैंने आपको पूरी तरह से ये समझा दिया हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक। लेकिन अगर आप मेरी राय अगर माने तो आप देखिए कि किसी भी चीज़ में सफलता या असफलता, युद्ध में हार या जीत, कुछ भी इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उस युद्ध के वो युद्ध जिस उद्देश्य के लड़ा गया था उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई। तो उस उद्देश्य की पूर्ति तो हुई नहीं, क्योंकि अकबर ने इस उद्देश्य से युद्ध लड़ा कि महाराणा प्रताप को पकड़ करके लाना है और दरबार में क्या करवाना है, अधिराजी स्वीकार करवानी है, उनसे सजदा करवाना है। ये भी उद्देश्य नहीं हो पाया। और महाराणा प्रताप भी जिस उद्देश्य से लड़ाई लड़ रहे थे वो उनका भी नहीं पूरा हुआ। कहाँ पूरा हुआ? महाराणा प्रताप तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सारी की सारी राजपूत रियासतों ने तो पूरा गुड़ पहले से ही गोबर कर रखा था। पहले ही जाकर के मुगलों की चाटुकारिता करने लगे, पहले ही जाकर के मुगलों के दरबार सजाने लगे थे। तो महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की रक्षा तो हुई, लेकिन सारे राजपूत मिल करके अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा काम महाराणा प्रताप ने किया। यही कारण है कि हम मानसिंह की पूजा आज नहीं करते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? महाराणा प्रताप की पूजा करते हैं दोनों राजपूत, लेकिन एक ने कैसा काम किया आप देखिए और एक ने कैसा काम किया। तो इसीलिए महाराणा प्रताप की हम पूजा करते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान नहीं हारा अपना। तो आप अगर महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं कि आपको लगता है कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए, यहाँ का राजा बन जाऊँ वहाँ का राजा बन जाऊँ, तब तो ठीक है, आपको अकबर अच्छा लग सकता है। लेकिन आप अगर स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, आपको अगर इनर स्ट्रेंथ किसी को देखनी है तो महाराणा प्रताप की देखिए। क्योंकि जब पूरे के पूरे उनके सारे रिश्तेदारों ने, सारे भाई बंधुओं ने, अगल बगल के सारी रियासतों ने मुगलों के सामने घुटने टेके, उस समय एक आदमी खड़ा रहा और मुगलों से लड़ता रहा, उनका नाम है महाराणा प्रताप। तो अगर बनना है तो मानसिंह मत बनिए, महाराणा प्रताप बनिए, तभी आपकी भी पूजा होगी। अन्यथा आप कितना भी मनसब रहे, मानसिंह का मनसब 7000 का था, बहुत ऊंचा पद था, शाही दरबार में जगह थी, बुआ की शादी अकबर से हुई थी, लेकिन मानसिंह को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, कोई पूजा नहीं करता। महाराणा प्रताप एक तरह से आप हारा हुआ व्यक्ति उनको जानते हैं। एक तरह से आप देखिए कि जंगल में रह करके, भीलों के साथ रह करके लड़ाई लड़े, फिर भी महाराणा प्रताप की आज पूजा होती है सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान के कारण। इसीलिए आप कुछ भी करिए, अपने जमीर के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता मत करिए, तभी आप पूजनीय होंगे। जय हिंद, जय भारत।